आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज है 3 फरवरी 2025 और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। आज हेडलाइंस नहीं होगी, मुझे खुद भी देखना है कि कितने लोग बिना हेडलाइंस के इस शो को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात वेस्ट बैंक की, जहां के हालात बेहद खराब हैं, लिहाजा 2 से 3 खबरें होंगी। इसको लेकर बड़ी फिक्र जाहिर की जा रही है। वेस्ट बैंक फलस्तीन का जो उधर वाला हिस्सा है, जो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से बेहद करीब है, वहां जनवरी से अब तक 70 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि इजराइल पर एथनिक क्लिंजिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है, नस्ल कुशी या यूं कहें कि नरसंहार। गजा में भी अटैक हुआ। इजरायली वॉर प्लेन्स ने सेंट्रल गजा में एक सिविलियन गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने इजरायली ऑपरेशंस पर शदीद तनकीद की है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे सिस्टमैटिक वायलेंस करार दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी बयान देने में माहिर है, उन्होंने फिर से बयान दिया है। अब जरा जेनिन की सूरत हाल समझ लीजिए। यहां सिलत हरीथिया ब्रिगेड है, उसने इजरायली फोर्सेस पर बड़े हमले किए हैं। दोनों के बीच शदीद झड़प हुई है। सिलत अल हरीथिया ब्रिगेड ने इजरायली इन्फेंट्री फोर्सेस और मिलिट्री व्हीकल्स पर गोले बरसाए, जिसमें सीधे निशाने लगने का दावा किया गया है। वेस्ट बैंक में इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, आईडीएफ को। आईईडी हमला भी किया इन रेजिस्टेंस मूवमेंट ने। एक इजरायली मिलिट्री गाड़ी को सिजिल आईईडी से ब्लास्ट कर दिया, जो कि घिरे हुए घर की मदद के लिए जा रही थी। माइंस का भी इस्तेमाल किया रेजिस्टेंस मूवमेंट ने आईडीएफ के खिलाफ। फाइटर्स ने सिजिल और KJ-37 माइंस इजरायली गाड़ियों की एंट्री रूट्स पर लगाई। इजरायली ऑपरेशंस के खिलाफ रेजिस्टेंस जारी है। लगातार वेस्ट बैंक में घर गिराए जा रहे हैं। कल तो 20 इमारतों को माइन लगाकर उड़ा दिया गया, लेकिन आईडीएफ को भी यहां नुकसान का सामना गजा की तरह करना पड़ रहा है। ईरान ने भी इस मामले में बयान दिया है। ईरान का इजराइल पर संगीन इल्जाम है कि वेस्ट बैंक में गजा जैसा कत्लेआम का खदशा है और इजराइल इस तरफ बढ़ रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बागई। इन्होंने इजराइल पर गजा स्टाइल जेनोसाइड का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वेस्ट बैंक में भी कत्लो गारत का सिलसिला जारी है। सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले और पैलेस्टीनियंस का कत्ल अब भी चल रहा है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी ये वार्निंग दे चुके हैं कि वेस्ट बैंक में जेनोसाइड दोबारा हो सकता है। ईरान ने आलमी बिरादरी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से फौरन एक्शन लेने की अपील की है, ताकि इजरायली क्राइम्स को रोका जा सके। ईरान का यह कहना है कि इजरायली एग्रेशन के खिलाफ मजबूत मुकाबला और ग्लोबल इंटरवेंशन की शिद्दत से जरूरत है, होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन बोलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में से। ऐसा नहीं है वेस्ट बैंक और गजा के लिए सिर्फ ईरान बोल रहा है, बाकी मुस्लिम अरब ममालिक भी बोल रहे हैं। वेस्ट बैंक के लिए कई और लोग वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन एक वार्निंग शायद नेतन्याहू को दी गई, जिस वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया। बड़ी फजीयत हो रही है। नेतन्याहू का वाशिंगटन टूर है, अमेरिका में बंदा, लेकिन अमेरिका जाते हुए खास रूट क्यों अपनाया, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डर गया नक्शे बदलने की हजरत पालने वाला ये शख्स। इजरायली अखबार मारीब के हवाले से द क्रेडल और सीरा न्यूज ने यह लिखा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन पहुंचने के लिए एक गैर मामूली हवाई रास्ता अख्तियार किया। इधर से कोई आम लोग जाते नहीं थे, बड़ा लंबा था, बच बचा के गए। अन्नू के यहां से गए, मन्नू के यहां से गए, टन्नू की तरफ से भी होकर गए। दावा यह किया गया कि यह रूट इसलिए बदला गया ताकि उन मुल्कों के, उन ममालिक के हवाई इलाकों से, एयर स्पेस से गुजरना ना पड़े, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट को अमल में लाने का ऐलान किया है, लागू करने का ऐलान किया कि अगर हमारी तरफ से गुजरा हम पकड़ के नीचे रख लेंगे इसे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे के मद्देनजर यह चोर रास्ता अपनाया गया है, यह कहा जा रहा है। नेतन्याहू का यह सफर अमेरिका के साथ अहम मुलाकातों के लिए है, लेकिन इस अहम मुलाकात के लिए कैसे कैसे बच बच के जाना पड़ रहा है, वो भी सुपर पावर से मिलने। कहते हैं अहम मुलाकातों के लिए यह दौरा, जो मिडिल ईस्ट के हालात को नया रुख दे सकती हैं। नेतन्याहू कहता है कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। इजराइल की तरफ से अभी तक रूट चेंज होने पर कोई रस्मी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन चर्चा तो बहुत जोरों की है। अब ईरान का भी बयान सुन लीजिए। ईरान पर हमलों का खतरा है। ईरान कह रहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे तुम याद रखोगे। IRGC के चीफ का अहम बयान सामने आया है। दिफाई ताकत और इलाकाई सूरत हाल पर बहुत बड़ी बात कही है। ईरान की IRGC के चीफ मेजर जनरल
हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस पर्शियन गल्फ और दूसरे इलाकाई समंदर में वॉरशिप्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि मुल्क के मुफादात की हिफाजत की जा सके, ईरान के इंटरेस्ट की, उसकी फैसिलिटीज़ की हिफाजत की जा सके। उन्होंने IRGC के हिफाजती इरादे को साफ करते हुए कहा कि हम हमेशा हर किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ईरान की सरहदों की हिफाजत हर सूरत में की जाएगी। ईरान के मिसाइल निज़ाम की ताकत का जिक्र करते हुए हुसैन सलामी ने जो कहा वो बताता है कि ईरान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसलिए वो अपने दुश्मनों को अलर्ट कर रहा है कि गलती ना कर देना। हुसैन सलामी ने असल में कहा है कि ईरान दुश्मन के मुफादात को पूरे इलाके में निशाना बना सकता है, यानी दुश्मन के इंटरेस्ट को पूरे रीजन में निशाना बना सकता है। पूरे रीजन में किसके इंटरेस्ट हैं? अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की मीटिंग हो रही है। जब जब नेतन्याहू अमेरिका में हुआ, फिर कह रहा हूं कुछ होता है, देखते रहिएगा। चलिए अब इराक और ईरान की बात कर ले रहे हैं, जो इलाकाई अमन के लिए इत्तेहाद पर आगे बढ़ रहे हैं। इराक के पार्लियामेंट स्पीकर ने वाजे किया है कि हमें अपने इलाके की सिक्योरिटी को किसी भी सूरत में खतरे में नहीं डालने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक एक दूसरे के साथ दो पैरों की तरह साथ साथ चलेंगे और दोनों ममालिक अपने कॉपरेशन और रिश्ते को मजीद मजबूत बनाते रहेंगे। ये बयान ईरान और इराक के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती और इलाकाई मसाइल पर मिलकर काम करने का इजहार है। चश्मा उतारा और चश्मा पहना तो एक बात याद आई, ये बेगम ने दिया है, ये उनका शुक्रिया। बोली 16-17 घंटे आप काम करते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं, या पढ़ते रहते हैं या फिर आप बोलते रहते हैं, और दोनों ही सूरत में लाइट्स और स्क्रीन के सामने रहते हैं, आंखें खराब हो जाएंगी। बोली आंखें बचा लीजिए। हमने कहा ठीक है, चश्मा दिया है, सही लग रहा है। बढ़ रहे हैं आगे। तुर्की ने अपनी टाइफून शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा कामयाब टेस्ट ब्लैक सी में अंजाम दिया। पहले यह मिसाइल 560 किलोमीटर तक की रेंज कवर करती थी, मगर अब इसकी रेंज बढ़कर 1000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली है। टाइफून मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करती है, जो इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाती है। यह मिसाइल तुर्की की मिलिट्री कुव्वत और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद मजबूत करेगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर टिकी हुई है, गड़ी हुई है। क्या डॉलर देकर जमीन के साथ ग्रीनलैंड के लोगों का जमीन भी खरीद लेगा अमेरिका? क्या वो ऐसा कर पाएगा? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सच में, सच में ग्रीनलैंड खरीदने का इरादा रखते हैं, हालांकि यूरोप इसका मुखालिफ है। JD वैंस का कहना है कि ग्रीनलैंड का एक्विजिशन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हल कर सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को क्या मसला है भाई? लेकिन दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोग इस प्लान के मुखालिफ हैं, उसके खिलाफ हैं, और पोल्स दिखाते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वैसे ये मुद्दा इंटरनेशनल सियासत में एक नए तनाज़े को जन्म जरूर दे सकता है। याद है आपको कि नेतन्याहू के खिलाफ केस लेकर कौन गया था सबसे पहले ICC में? साउथ अफ्रीका। उसी साउथ अफ्रीका से जुड़ी खबर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साउथ अफ्रीका को दिए जाने वाले मजीद फंड्स को टेम्पररी तौर पर रोका जा रहा है। फंडिंग रोक दी है साउथ अफ्रीका की। कहा है कि जब तक जमीन की जब्ती और हुकूक के खिलाफ वर्जी का पूरा जायजा नहीं ले लिया जाता, फंडिंग रिलीज नहीं होगी, ट्रंप ने कहा। ट्रंप का कहना है कि यह डिसीजन तब तक के लिए लिया गया है जब तक साउथ अफ्रीका में सूरत हाल की मुकम्मल तहकीकात न की जाए। ये फांसीवादी और इंतशार का सबब बन सकता है, और ख़ास तौर पर अगर ये मसला खुद साउथ अफ्रीका में और ज़्यादा बड़ा बना तो मुश्किलों का सबब बन सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी कुछ कहा है, तो बताएंगे आपको। साउथ अफ्रीका ने ट्रंप की क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, कहा कि कोई लैंड कॉन्फिस्केशन नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ाम को नाकाबिल कबूल करते हुए कहा कि एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट को कॉन्फिस्केशन का जरिया नहीं समझा जा सकता। यही तो लॉ है, जिसके एक्ट है, जिसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब बोला है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि
اس ایکٹ کے یہ ایکٹ ایک قانونی عمل ہے جو لوگوں کو زمین تک برابر اور انصاف کے ساتھ پہنچانے کے حق دیتا ہے، اور یہ بالکل ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے۔ بیان کے مطابق ساؤتھ افریقن حکومت نے کوئی بھی زمین ضبطی نہیں کی ہے۔ اب ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ ایک انگلینڈ کے، برٹن کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھے، بھیا چناؤ ہارے تو یوکرین کی ملٹری میں شامل ہو گئے۔ ان کا نام ہے گیاکومو جیک لوپریسٹی، جو فلٹن اور براڈلے سٹوک کانسٹیٹوئنسی سے کنزرویٹو پارٹی کے ایک سابق ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ انہوں نے الیکشن میں اپنی سیٹ کھو دی، اس کے بعد یوکرینی ملٹری میں شامل ہو گئے، بولے ہم لڑیں گے، وہاں لڑکے ہار گئے تو یہاں جنگ لڑیں گے۔ 55 سال کے ہیں لوپریسٹی، اب کیو میں تعینات ہیں۔ اچھا، تعیناتی کی جگہ بھی انہوں نے راجدھانی ڈھونڈی جہاں کم خطرہ ہے، اور دا انڈیپینڈنٹ کے مطابق انہوں نے یوکرین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوپریسٹی کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ یوکرین کی طرف سے چلنے والی جنگ میں مدد دینے اور اپنے پرنسپلز کو، اپنے اصولوں کو فالو کرنے کا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ جب لوٹے گا انگلینڈ، ہیرو بن کے لوٹے گا کہ یوکرین کی جنگ لڑنے گیا روس کے خلاف، دیکھو یہ ہوتے ہیں لوگ۔ تعینات کہاں ہیں؟ کیو میں۔ بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے۔